नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं सहरसा नाव। बिहार में चुनावी घमासान है। महागठबंधन और एनडीए के बीच तू मैं कह लीजिए या आरोप प्रत्यारोप कह लीजिए जारी है। इधर से मोदी ने मोर्चा संभाल लिया है, उधर से तेजस्वी यादव। लेकिन इस बीच हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, विषय की समझ रखते हैं, क्या बोलना है, नहीं बोलना है, कितना बोलना है, इसकी भी बहुत समझ है इनको। डॉक्टर अनुज कुमार तरुण राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आरजेडी के। उनसे कुछ सवाल करेंगे और जवाब जानने की कोशिश करेंगे। वैसे सवाल होंगे जिनका जवाब आप भी जानना चाहते हो और बाकी प्लेटफॉर्म से, बाकी जो न्यूज़ चैनल के डिबेट में जो जवाब दब जाते हैं, उन जवाब तक हम पहुंचने की कोशिश करेंगे और क्लियर साफ शब्दों में सुनने की कोशिश करेंगे। मुझे उम्मीद है कि डॉक्टर तरुण बताएंगे भी। पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है तरुण जी, मनगई में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके माध्यम से तमाम दर्शकों को मैं अपनी तरफ से नमस्कार करता हूं। ठीक है, सवाल का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब ये बताइए कि बिहार का जो चुनावी हवा है किस ओर जा रही है। आप तो खैर पार्टी के एक प्रवक्ता हैं, आप तो वही कहेंगे, लेकिन हम ये कहें कि दंगल जो बिहार का है वो शुरू हो गया है। देखिए, बिहार की हवा की बात नहीं है, बिल्कुल लहर तूफान जो कहना है कह लीजिए। बिहार की जनता बदलाव चाहती है और परिवर्तन के मूड में है। जो 20 साल में जो विकास की जो गति धीमी पड़ गई है, उस गति से लोग ऊब गए हैं। अब खटारा सरकार है, ना तो विज़न है, ना कोई मुद्दा है, ना सरकार चलाने की कोई दिशा है। आप तमाम चीज़ों को देख लीजिए, रोज़गार के मुद्दा पर अगर बात कर लीजिए, स्वास्थ्य के मुद्दा पे बात कर लीजिए, किसानों की समस्याओं पे बात करिए, चिकित्सा पे बात कर लीजिए, अस्पतालों की स्थिति देख ही रहे हैं कितनी दयनीय है। युवाओं में रोज़गार के साथ साथ जो शिक्षा के लिए जो विश्वविद्यालय हैं, स्कूल हैं, उसके हालात देख लीजिए, सब के सब है जो कि बदहाली की अवस्था में है और इससे जनता ऊब चुकी है और बिल्कुल बिहार बदलाव के मूड में है। और आने वाले चुनाव में देखिए हम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। तो डॉक्टर अनुज ये बताइए कि आप कह रहे हैं बदलाव के मूड में है, तो बदलाव किस तरीके से करेंगे? जो एजेंडा लेकर पार्टी आ रही है और जिस एजेंडा की आप बात कर रहे हैं, उस एजेंडा में लोग सवाल उठा रहे हैं। सवाल ये उठा रहे हैं कि पूरा कैसे करेंगे। जैसे कि आप एक एग्जाम्पल के तौर पे ये ले लीजिए कि 3.25 करोड़ लोगों को, जो परिवार है, उनको नौकरी देने की आप बात कर रहे हैं। बाकी जो संविदा पर हैं उसको परमानेंट करने की बात कर रहे हैं। तो इसको कैसे पूरा करेंगे और ओवरऑल पूरे चुनाव की जो स्ट्रैटेजी है वो किस तरीके से आपकी पार्टी लेके चल रही है? देखिए प्रेम जी, मैं बता दूं कि यह सवाल मेरे लिए पहली बार मेरे सामने आया ऐसा नहीं है। यह सवाल आप याद करिए कि 17 महीने की सरकार में जब हम मुद्दों के साथ नीतीश कुमार जी के साथ थे, क्योंकि हम मुद्दा के लिए उनके साथ गए थे कि बिहार का विकास हो सके, बिहार का में हालात ठीक हो सके, तो उस समय भी सवाल किए थे, नीतीश कुमार सवाल किए थे। जब हम नौकरी देने की बात कर रहे थे युवाओं को, तो उन्होंने कहा था पैसा कहाँ से लाओगे, अपने बाप के घर से लाओगे। लेकिन हमारे जो नेता हैं, युवा हैं, विजनरी हैं, नई सोच है, हमारे पास एक टीम है, हम सोचते हैं। तो आपने देखा होगा हाथ कंगन को आरसी क्या। आप देखिए, हम 17 महीने की सरकार में हमने लगभग 5 लाख नौकरियाँ दी। तो ये तो आपने देखा है ना, ये तो सत्य है ना। तो हमारे पास विज़न है, हम सब कुछ करके दिखाएंगे और बहुत सारी योजनाएं हमारे अंदर है। हम अभी मीडिया के सामने क्यों बताएं? हमारी सरकार आने दीजिए। आप तो देख ही रहे हैं कि ये लोग नकलची लोग हैं। हम पिछले 1 साल से जनता के बीच में हैं और जनता से जुड़े हुए जो सरोकार का जो मुद्दा है उसको चिन्हित करके जो भी हम अपने मैनिफेस्टो में डाल रहे हैं, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे वो बिजली का मुद्दा हो, चाहे बुढ़ापे में पेंशन का मसला हो, रोज़गार का मसला हो, सभी को हम चिन्हित कर रहे हैं। देखिए ना, अदर स्टेट को अगर देख लीजिए तो बिहार में बिजली का दर सबसे अधिक है, लगभग 7.25 रुपये पर यूनिट के हिसाब से लिया जाता है। यानी 10-5 साल से आप उसको लूट रहे हैं, जनता त्रस्त है। जब उसको हम चिन्हित करके हमने कहा कि 200 यूनिट फ्री करेंगे, तो आपने क्या किया, 125 यूनिट कर दिया। जो बुजुर्ग हैं जानते हैं कि बिहार में है जो कि सालाना है जो कि 5,000 से भी कम कमाने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है। वैसे में जो बुजुर्ग लोग हैं हमारे, उनके लिए पेंशन की व्यवस्था हमने 1500 की बात की, आप 1100 दे रहे हैं। पहले तो 400 ही दे रहे थे और जब चुनाव आया तो सारी चीज़ों को आप है जो कि हमारे मुद्दों को चुरा कर आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो इतने दिनों से तो आपका ध्यान ही नहीं जा रहा था। इसलिए नहीं जा रहा था क्योंकि इनके पास विज़न नहीं है। जैसे 17 महीने की सरकार में हम नौकरी दिए, वो भी हमारा ही विज़न था।
तो तमाम चीज़ें हैं जो कि हमारे लोग विजनरी हैं, हम विज़न के साथ मुद्दों को पहचानते हैं, उसको हम इम्प्लीमेंट करने की बात करते हैं। देखिए हमारे पास हमारे नेता ने देखा कि जो भी दो डबल इंजन की सरकार, उसमें महंगाई से जनता त्रस्त है। उसमें जो आम घर चलाना, घर कौन चलाता है? महिलाएं चलाती हैं। महिलाएं रोज़मर्रा की छोटी छोटी चीज़ों को भी पूरा नहीं कर पाती हैं। किसके पास हाथ फैलाए? इसलिए हमने 2500 रुपये माई बहन योजना की बात की। हमने कहा कि सालाना लगभग 30,000 रुपया होता है। अब इससे परेशान होकर आपने देखा नहीं कि जिस तरह से चुनाव से पहले कुछ दबंग लोग रुपया बांटते थे वोट खरीदने के लिए, मुर्गा खिलाते हैं, कहीं कहीं शराब बांटते थे, उसी तर्ज पर अगर देख लिया जाए कि आचार संहिता लागू होने से ठीक पहले तक महिलाओं को क्या किया? अकाउंट में 10,000 रुपये जमा कर दिए। क्या है ये? और बाद में इनके गृह मंत्री कहते हैं कि एक लोन है। बताइए, आप चुनाव से पहले आप उनको 10,000 रुपये दे रहे हैं, फिर कह रहे हैं लोन के तौर पे चुकाया भी जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें हैं। या दरअसल क्या है कि बीजेपी को एहसास हो गया है कि वो चुनाव हारने वाली है। हालांकि बीजेपी कभी बिहार की सत्ता में रही नहीं, वो जोड़ तोड़ करके सत्ता में आई है और उसको कॉन्फिडेंस है कि हम सत्ता में आ जाएंगे। लेकिन जो 20 सालों में जो इनका जो प्रभाव है वो नकारात्मक प्रभाव है और इनको एहसास हो गया है कि वो लेकिन डॉक्टर अनुज, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर आप ये कह रहे हैं कि आपका एजेंडा सेट है, आपको पता है कि क्या करना है, कौन कौन से वादे करने हैं और उसको कैसे पूरा करेंगे, ये पता है, विज़न है आपके पास, उस विज़न को लेकर आप चल रहे हैं। लेकिन इसके पहले आप देखिएगा कि जिस तरीके से गतिरोध हुआ आपके गठबंधन में, आप सीएम पद को लेकर, चेहरे को लेकर बात होती रही, अब जाकर इसका अनाउंसमेंट हुआ। आपको नहीं लगता है कि ये एक नुकसान हुआ? मुकेश सैनी जो हैं वो डिप्टी सीएम पर अड़े रहे, जब तक उनको अनाउंसमेंट नहीं किया गया तब तक उनके भी चेहरा मतलब मुरझाया हुआ था। तो यहाँ तो एक फेलियर था ना कि विजन होते हुए भी आप सही तरीके से महागठबंधन के बैनर के तले, एक ही अम्ब्रेला के तले आकर आप लोगों तक नहीं बता पाए। नहीं, देखिए हमारे यहाँ कोई गतिरोध नहीं था। ये तो जो वर्तमान में सत्ताधारी पक्ष के लोग हैं और जो नोएडा में बैठे हुए मीडिया के लोग हैं, उनकी व्याकुलता थी। हमारे अंदर कहीं कोई इफवट नहीं था। हमने आपको एक सांकेतिक रूप से एक तस्वीर जारी पहले ही किया था। आप याद है जब बिहार में वोट चोर गद्दी छोड़ के साथ जो वोट अधिकार यात्रा निकाला था हमने, जो बाद में जन आंदोलन का रूप ले लिया, तो ड्राइविंग सीट पर तेजस्वी यादव बैठे हुए थे और उस गाड़ी में सारे लोग सवार थे। वो एक संकेत था। जो नहीं समझ पाए वो अलग बात है। तो हमारे यहाँ कोई इफवट था ही नहीं। हाँ, हम बार बार कह रहे थे कि थोड़ा धैर्य रखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस हम करेंगे, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद हमने सारी चीज़ों को साफ किया। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जिस तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने किया, क्या इस तरह का एक भी तस्वीर एनडीए वालों ने दिखा पाएंगे? उनका आज तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है? आप एनडीए के नेताओं का कहीं एक जगह इकट्ठे कोई तस्वीर दिखा दीजिए। लेकिन एक सवाल मेरा भी है, जो सवाल आप कर रहे हैं, मैं एक सवाल ये कर रहा हूँ कि फिर क्या वजह रही कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ वहाँ पर राहुल गांधी नहीं आए, अशोक गहलोत आए? इसके पीछे भी लोग सवाल कर रहे हैं कि कुछ गतिरोध यहाँ भी है अभी तक। देखिए, लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जितनी भी पार्टियाँ, उसका एक सिस्टम है। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है ना, उसके पास एक सिस्टम है। प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे, उसके प्रभारी रहेंगे, या फिर विशेष तौर पे दूत भेजेंगे। ऐसा तो कोई है नहीं कि राहुल गांधी हर जगह आएंगे। मोदी तो है नहीं कि यहाँ कोई नहीं है, मोदी जी बार बार उछल कर आ जाते हैं। डॉक्टर अनुज, आप सही कह रहे हैं कि एक सिस्टम है, उस सिस्टम के हिसाब से चलते हैं। क्योंकि सवाल इसलिए उठा था क्योंकि बार बार तेजस्वी यादव कहते रहे कि प्रधानमंत्री के कैंडिडेट अगर राहुल गांधी को उन्होंने अपनी ओर से घोषित कर दिया था कि वहां पर आरजेडी सपोर्ट करेगी, तेजस्वी यादव सपोर्ट करेंगे। लेकिन राहुल गांधी से जब मीडिया में सवाल किया जा रहा था, रिपोर्टर्स जब सवाल कर रहे थे, वो चुप्पी साध लेते थे। तब वहां पर आशंका जाहिर की गई कि क्या राहुल गांधी के मन में कुछ ऐसा चल रहा था, या फिर कोई गलतफहमी उन्होंने पाल ली थी जब एसआईआर मुद्दे को लेकर जो भीड़ चल रही थी। हालांकि देखिए, हम लोगों से कोई बात छुपी नहीं है, बात तो हम लोग भी समझते हैं कि वो भीड़ किसकी थी। अगर आरजेडी और तेजस्वी यादव साथ में नहीं चलते तो कांग्रेस के साथ वो भीड़ नहीं दिखाई पड़ती। जो गलतफहमी राहुल गांधी को हो गया था, वो गलतफहमी मुझे नहीं है। लेकिन इतना कहने के बाद भी राहुल गांधी चुप्पी साध रहे, और यही वजह लोग बता रहे हैं कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया तो राहुल गांधी वहां मौजूद नहीं थे, अशोक गहलोत को भेज दिया गया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, वो भीड़ दरअसल नहीं थी, वो एक जन आंदोलन था। और वो जन आंदोलन ऑब्वियस है इंडिया गठबंधन का था। किसी एक पार्टी को ये गलतफहमी नहीं होगी कि ये भीड़ हमारी है। लेकिन आपको पता है कि 2010 को छोड़ दें तो राष्ट्रीय जनता दल
हमेशा एक नंबर की पार्टी रही है ना। तो हम हमेशा एक नंबर की पार्टी रही हैं और जनता का साथ, जनता का विश्वास हमारे साथ रहा है। भले हम जोड़ तोड़ में है जो कि सरकार नहीं बना पा रहे हैं, तो वो जो आपने जिस सैलाब की बात की, वो किसी एक पार्टी का नहीं था, ये इंडिया गठबंधन का था। और इससे किसी को गलतफहमी थी भी नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा कोई मतभेद था ही नहीं, क्योंकि लोकतांत्रिक तरीका से है। हम इंडिया की तरह नहीं है कि उनके पास ईडी और सीबीआई है, किसी को भी डर दिखा के मनवा लेंगे। और जितने भी इंडिया गठबंधन के लोग हैं वो अकेले निर्णय लेंगे भी नहीं। अगर आप इंडिविजुअल पूछेंगे कि मुख्यमंत्री का कैंडिडेट घोषित कर दीजिए, तो कैसे बताएंगे? जब इंडिया गठबंधन का जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, सारी पार्टियों की सहमति होगी तभी ना। इंडिविजुअल कहीं कहीं, जैसे कि मान लिया हमसे पूछिएगा प्रधानमंत्री कैंडिडेट कौन है, हमारे नेता ने कह दिया भाई कि हमारी अगर मत पूछा जाए तो राहुल गांधी होंगे, लेकिन बाकी जब इंडिया ब्लॉक वाले बैठेंगे तो सामूहिक रूप से घोषणा कर देंगे। तो वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं। आपने देखा होगा कि कहीं कोई आधिकारिक बयान नहीं था कि तेजस्वी प्रसाद यादव मुख्यमंत्री चेहरा नहीं होंगे। हमारी आपसे अंडरस्टैंडिंग ठीक थी, ठीक है ना। लेकिन समय, हम कई मीडिया के सवाल में हम कह चुके हैं, तो सब्र रखिए, हम जवाब देंगे। उसके बाद भी कई बार उन लोगों ने ज़बरदस्ती इतना दबाव बनाया, तो हम हमेशा कहते रहे सब्र करिए, हमारे पास जो भी मुख्यमंत्री होगा युवा होगा, तेजस्वी होगा, विजनरी होगा। उनके जैसा थका हारा, मानसिक रूप से अचेत अवस्था में पड़ा हुआ व्यक्ति नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो ठीक है, बात होगी, एजेंडा की बात हमने कर ली कि किस तरीके से, किस विज़न के साथ आरजेडी आगे चल रही है। हमने बात ये कर ली कि भाई किस तरीके से गतिरोध था। अब हम बात ये करना चाह रहे हैं कि अब सीएम चेहरा भी घोषित कर दिया गया, तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि अब तेजस्वी यादव के पास जिम्मेदारी बढ़ गई है। एक तो पार्टी की जिम्मेदारी है और दूसरा महागठबंधन को भी यूनाइट लेकर चलना, क्योंकि अभी भी 8-10 सीट है। मुझे लगता है कि 2-3 सीट पर तो हो गया है, जो मेरे पास खबर है, लेकिन अभी 7-8 सीटें हैं जहाँ पर फ्रेंडली फाइट की बात चल रही है, लेकिन वो तय कर लेंगे। मैं इस पर नहीं जा रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि अब सीएम हो गया, एक डिप्टी सीएम भी आपने अनाउंस कर दिया। अगर सरकार बनती है तो मुकेश सहनी डिप्टी सीएम बनेंगे। उनका चेहरा तो आप देखते बनता है, बड़ा खुश हो गए हैं अब तो मन से, और वो अभी से तेजस्वी यादव को वो साहब साहब पुकारने लगे हैं। खैर, मैं कह रहा हूँ कि तेजस्वी यादव ने मंच से ही कल कहा, उन्होंने कहा कि अभी तो एक डिप्टी सीएम हमने अनाउंस किया है, अभी और 1-2 डिप्टी सीएम और बनेंगे। क्या टारगेट है, क्यों है? क्योंकि इस पर सवाल एक और है। सवाल ये है डॉक्टर अनुज कि लोग कह रहे हैं कि जब मुस्लिम जो पॉपुलेशन है वो यादव से ज़्यादा है, तो मुस्लिम तबका जो है वो सवाल उठा रहा है कि अगर नुमाइंदगी की बात है तो नुमाइंदगी अगर यादव समाज से कर सकता है कोई, या सीएम बन सकता है, तो अब हम तो जनसंख्या में ज़्यादा है। और कराया किसने सर्वे था? वो बिहार का ही सर्वे है, ताज़ा सर्वे है। तो ये नुमाइंदगी, ये नेतृत्व हम क्यों न करें? वो सवाल शायद कम उठा रहे हो जो मुस्लिम तबका है, उससे ज़्यादा तो एनडीए की तरफ से सवाल आ रहा है। देखिए प्रेम जी, आपने दो सवाल यहाँ पे किया। एक तो चुनौतियों की बात की आपने, दूसरा उप मुख्यमंत्री चेहरा की। तो पहले मैं बता दूं, देखिए, जो संवेदनशील इंसान है और जो जुमलों में विश्वास नहीं रखता, उसके पास चुनौतियां तो रहेगी। हम जुमलाबाज नहीं हैं। चुनावी मौसम में हम लंबा लंबा फेंकना नहीं जानते। हम जो कहते हैं वो करते हैं। पीछे का रिकॉर्ड आप देख लीजिए। तो हमारे पास चुनौतियाँ तो है, और हम चूँकि संवेदनशील भी हैं और जनता के बीच में उसी संवेदनशीलता के साथ हम जा रहे हैं, मुद्दों को पहचान रहे हैं। तो चुनौती है, इसमें कोई स्वीकार नहीं हम। लेकिन हमारी सरकार बनेगी तो जैसा कि हमारे नेता ने भी कहा है, सिर्फ मैं मुख्यमंत्री नहीं रहूँगा, एक एक जनता मुख्यमंत्री रहेगा। और जहाँ तक सीएम की बात, उप मुख्यमंत्री चेहरे की बात के, देखिए सीएम चेहरा तो हो गया, आप सवाल करें उससे पहले हम लोग निर्णय ले चुके हैं। अच्छा, क्या है? तो हम बार बार सामाजिक न्याय की बात करते हैं, जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी की बात। मुस्लिम चेहरा होगा, बिल्कुल, क्योंकि पिछड़ा तो आपने दे दिया मुकेश सहनी को। मैं जिम्मेवारी के साथ कर रहा हूँ कि बिल्कुल आप जिस सवाल को जानना चाह रहे हैं, बिल्कुल उसका उत्तर वही होगा, दलित वर्ग से भी होगा। बड़ी बात कह रहे हैं, बड़ी बात मैं जिम्मेवारी के साथ कर रहा हूँ। देखिए, सन ऑफ मल्लाह तो आपने दे दिया, डिप्टी सीएम एक चेहरा बना दिया। एबीसी तो क्या अगला डिप्टी सीएम जो एक और नाम होगा, क्या वो मुस्लिम समाज से होगा? बिल्कुल, उनको मिलना चाहिए अधिकार, क्यों नहीं मिलेगा? बड़ी डॉक्टर अनुज, ये बड़ी बात आप मनकई पे कह रहे हैं, और आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और मनकई पर आप मेरे इंटरव्यू में एक सवाल के जवाब में कह रहे हैं डॉक्टर अनुज कि जो डिप्टी सीएम की बात तेजस्वी यादव कह रहे हैं वो मुस्लिम हो सकता है, और मैं हो सकता है कह रहा हूं, ये कह रहे हैं कंफर्म है। आप कंफर्म कर रहे हैं? मैं आपको कह रहा हूं कि हम लोग सामाजिक न्याय में विश्वास करने वाले लोग हैं। अभी जो मुकेश सहनी हैं वो किस वर्ग से हैं? ईबीसी से हैं, जिनको कभी भागीदारी नहीं मिली थी, ठीक है ना। हम है जो कि मुस्लिम की भी बात करते हैं,
जो केंद्र सरकार है, आपको सबको पता है कि मुस्लिम विरोधी चेहरा है, और हम है जो कि गंगा जमुना तहजीब में विश्वास करते हैं। तो आने वाले समय में अगर मुस्लिम को हम भागीदारी देंगे तो आश्चर्य की क्या बात है। हो सके दलित से भी एक मुख्यमंत्री मिल जाए। हमारा तो तीन मुख्यमंत्री बनाने का फॉर्मूला है। तो आप अभी देखते जाइए, हम किसी को नाराज नहीं करेंगे। दो बड़ी बात बोल रहे हैं। आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अनुज मेरे साथ हैं। ये जो बड़ी बात कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज से एक डिप्टी सीएम, एक दलित समाज से डिप्टी सीएम, और दूसरी बड़ी बात जो कह रहे हैं कि 3 डिप्टी सीएम बनाने की बात कर रहे हैं, यानी कि हर वर्ग के लोगों को संतुष्ट किया जाएगा चुनाव के बाद। मनकई पर ये बड़ा, और कोई ये आम आदमी नहीं है, कोई आम कार्यकर्ता नहीं है, आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, तमाम बड़े चैनलों में ये बैठते हैं और इनकी बातों को बड़ा सीरियसली सुना जाता है। और बाय प्रोफेशन भी ये प्रोफेसर हैं, पढ़ाते हैं यूनिवर्सिटी में। तो आप समझिए कि अगर ये कुछ कह रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर कह रहे हैं। और जिस सवाल का जवाब बड़े बड़े मीडिया संस्थान, बड़े बड़े पत्रकार ढूंढ रहे हैं, वो जवाब नहीं मिल पा रहा है। लेकिन डॉक्टर अनुज मेरे साथ बैठकर इस वक्त ये कह रहे हैं कि अगला डिप्टी सीएम जो नाम जिसकी बात हो रही है, लगातार सवाल किए जा रहे हैं, वो मुस्लिम भी होगा। तो इसमें आश्चर्य करने की कोई बात नहीं होगी, और ये गारंटी भी दे रहे हैं। मैं थोड़ा बच रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा पत्रकारिता में जब तक कुछ कंफर्म ना हो जाए, लेकिन ये प्रवक्ता हैं और ये कह रहे हैं कि नहीं, हम 3 डिप्टी सीएम दे रहे हैं, एक का अनाउंसमेंट हो गया, 2 का और अनाउंसमेंट होना है, एक मुस्लिम चेहरा होगा और एक दलित चेहरा होगा। तो ये कर लीजिए, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है इस वक्त की। जो भी बिहार की चिंता करते हैं, बिहार चुनाव में जिनका इंटरेस्ट है और जिनको लगता है कि ये खबर बड़ा और ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट था, उसके लिए है। तो डॉक्टर अनुज आपने ये कंफर्म कर दिया। मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ, लेकिन सीएम चेहरा आपने तो घोषित कर दिया है, लेकिन हमने नहीं, गठबंधन ने घोषित कर दिया। हाँ, गठबंधन ने। आपने का मतलब है कि आप गठबंधन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि सीएम चेहरा आपने कर दिया है, तो मुझे लगता है कि एनडीए के तरफ से जब बार बार ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, तो ये भी एक बड़ा मुद्दा बनाकर चल रहे हैं तेजस्वी यादव। हर मंच से कह रहे हैं कि हमने तो अपना सीएम चेहरा बता दिया, एनडीए अपना सीएम चेहरा नहीं बता रहा। बिल्कुल, ये धुंध ही नहीं है, अंधेरा है वहाँ। धुंध में तो कुछ दिखाई भी देता है। जो बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा, आपने देखा नहीं महाराष्ट्र में क्या किया इन्होंने। गृह मंत्री ने क्या कहा, नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। नेतृत्व में चुनाव महाराष्ट्र में भी लड़ा गया था, और शिंदे को क्या बना दिया उन्होंने। तो बिहार में अगर उसी को दोहरा दिया जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। दरअसल बीजेपी जो उसका सीट फार्मूला जो है, सीट बांटने का जो फार्मूला है, वो सीट बांटने का फार्मूला नहीं है, वो नीतीश कुमार को फिनिश करने का फार्मूला है। 142 में जिनके उनके भक्त भी हैं, चेले भी हैं, और नीतीश कुमार 101 पे हैं इस बार। लेकिन आपने गौर किया होगा 101 है, कोई बड़ा भाई नहीं है इस बार। इसमें बड़ा भाई नहीं है, इसमें 2 लोग हैं ना, भक्त और चेला शामिल हो गए हैं ना 142 में। तो आप जानते हैं कि भक्त और चेला का क्या रोल रहता है। तो नीतीश कुमार अलग थलग पड़ गए हैं। तो उनको निपटाने की पूरी योजना इन्होंने बनाया है, और इनकी जुबान से भी निकल गया कि चुनाव के बाद विधायक तय करेंगे। इसके साफ है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होंगे। लेकिन एक डॉक्टर अनुज, एक देखिए, ये पहले से चल रहा है, और जब से चुनाव की सुगबुगाहट बिहार में देखने को मिला, तब से एक चीज़ ये है कि एनडीए एक नैरेटिव बना के चल रहा है, और एनडीए में भी बीजेपी, वो है जंगल राज। जो 90 से 2005 वाला जो मामला है, वो बार बार वो कह रहे हैं कि अगर तेजस्वी यादव वापस आ जाएंगे तो जंगल राज फिर से वापस लौट आएगा। ये एक बहुत बड़ा नैरेटिव है, और ये लेकर चल रहे हैं, मतलब उस समय के लोग और आज के लोग। फिर पूछते हैं, जो बच्चे हैं वो पूछते हैं अपने गार्जियन से, अपने बड़ों से, कि जंगल राज क्या था, इसका डेफिनेशन क्या है, इसका काउंटर किस तरीके से आप करेंगे, और कैसे पार्टी इसको सोच रही है। क्योंकि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, मुझे लगता है ये और हावी होगा। ये सबसे पहले मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने बड़ी बढ़िया शब्द का इस्तेमाल किया, नेरेटिव। सच में ये नेरेटिव ही है। आपने नेरेटिव बना करके जनता के बीच में गए, और आप नेरेटिव फैलाने में कामयाब हो गए, हम सत्ता से बाहर हो गए। जंगल राज की व्याख्या कौन करेगा? क्या जंगल राज, बिहार में जंगल राज था तो क्या सिर्फ लालू यादव के समय वही जंगल राज कहेंगे? क्या लालू यादव की सत्ता जो है थी, उससे पहले बिहार नहीं था? और उससे पहले अगर बिहार था तो उस समय का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या थी? आप याद करिए कि लालू जी से पहले बिहार में क्या हो रहा था। जो गरीब थे, वंचित थे, मजदूर थे, किसान थे, उनको घरों पे कैसे हमला हो रहा था। देखिए, मैं बार बार कहता हूँ प्रेम जी, बहुत संवेदनशील बात मैं कर रहा हूँ।
गांव के लोगों के पास पशुधन क्या है? जमीन है, गाय है, बकरी है, सुअर है, मुर्गी, यही है ना जिसको बचा के रखती है। आप याद करिए गांव में क्या होता था, लालू जी से पहले क्या होता था? कोई किसी का भैंस उठा लिया, कोई किसी को मुर्गी चुरा लिया, किसी को बकरी उठा लिया, किसी को कुछ कर लिया, किसी की जमीन हड़प लिया, किसी का खलियान में अनाज है उसको उठा लिया। लेकिन डॉक्टर अनुज, तो क्या वो अपराध की श्रेणी में नहीं थी? अपराध की श्रेणी में थी। लेकिन डॉक्टर अनुज, जब आपने ये बात बताई तो मुझे याद आ गया कि यही आरोप जो लालू यादव के, खासकर जो साले हैं साधु यादव, सुभाष यादव, इन पर ये बहुत गंभीर आरोप लगाते हैं कि पटना जैसे राजधानी में इन्होंने शोरूम तक लूट लिया और उन्होंने, भले उसमें लालू यादव जी का या आरजेडी का मैं नहीं कहता इंडिविजुअल, लेकिन इन्होंने आतंक मचाया और उस जंगल राज को इन्होंने एक, वही फिर आप कह रहे हैं ना, आप ही की बात तो मैंने वो किया है। बिल्कुल सही, मैं अपनी बात खत्म नहीं किया अभी, तो मैं ही कह रहा हूँ। आप याद करिए लालू से पहले क्या होता था। लेकिन लालू जी जब आते हैं तो गरीब, गुरुआ, दलित, पिछड़ा सबको सम्मान देते हैं, ये सारी घटनाएं बंद होती हैं। महिलाएं जो शौच के लिए, पहले शौचालय नहीं हुआ करता था, शौच के लिए बाहर, उनके साथ क्या होता था? बलात्कार की घटना हो जाती थी। जो घास काटने जाती थी, बलात्कार की घटना हो जाती थी। कोई अगर दलित परिवार, किसी परिवार की लड़कियां अगर कोई स्कूल जा रही उसको अपहरण होता था। ये सारी चीज़ों पर रोक किसने लगाया? लालू जी ने लगाया ना। ये तो रिकॉर्ड है ना। ऐसे लालू मसीहा नहीं बन गए, जन नेता नहीं बन गए। लेकिन हाँ, मीडिया ने क्या किया कि मैं मानता हूँ कि लालू जी को जिस साजिश के बाद के तहत है जो उनको फंसाया गया और जेल भेजा गया, उसके बाद उनको जाने के बाद थोड़ी सी शासन व्यवस्था में थोड़ी सी अव्यवस्था फैली। मैं इसको स्वीकार करता हूँ, वो भी नहीं होना चाहिए। लेकिन इस पर अलग से डिबेट हो सकता है कि अपराध फैलाने वाले कौन थे, अपराध करने वाले कौन थे। लेकिन आप नैरेटिव एक तरफा फैलाया। आप इस चीज़ को भूल जाते हैं कि लालू जी ने जो पहले से जंगल राज कायम था उसको नष्ट किया। आप याद करिए कि बिहार में 16-17 सेनाएं हुआ करती थी, निजी सेनाएं। रणवीर सेना अलग होती थी, यादव सेना अलग होती थी, कर्णी सेना अलग होती थी, अलग अलग सेनाएं होती थी। लेकिन 2000 आते आते सारी सेनाएं खत्म हो गई। क्या जंगल राज था? जंगल राज नहीं था। तो ये कैसे आप पब्लिक को कन्विंस करेंगे, जो पब्लिक के दिमाग में है ये, देखिए पब्लिक उसको कैसे करेंगे? क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा है, रहने वाला भी है। और अगर इस वो से आप अगर पार पाते हैं ना तो बहुत चांसेस अच्छे बनते हैं। देखिए प्रेम जी, एक चीज़ क्लियर है कि ये जो वर्तमान जो सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, इसके पास अपनी उपलब्धि गिनाने के लिए कुछ नहीं है। तो ये बार बार चाहती है कि पिछली चीज़ों को, जंगल राज का आलाप करके हम दोबारा सत्ता में आ जाए, जो होने वाला नहीं है। हालांकि पहले भी बता दूं, नहीं, आपने नहीं कहा, मैं आप ही के शब्दों को कह रहा हूँ कि पहले ही कामयाब हो गए, लेकिन इस बार ये कामयाब ना हो, इसके लिए पार्टी के पास कोई तो एजेंडा होगा। देखिए पार्टी का एजेंडा की पब्लिक समझ रही है ना। अभी क्या है, आप जिसे जंगल राज कह रहे हैं, और अभी क्या हो रहा है? गोपाल खेमका साहब के घर के बाहर हत्या हो जा रही है। अस्पताल में घुस कर है जो कि मर्डर है, जो कि गोली चला दे रहे हैं और बंदूक लहराते हुए निकल जा रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास के आगे है जो कि गोली फायरिंग हो रहा है। पटना जैसे शहर में 25 घंटे में डेली एक हत्याएं हो रही हैं। 2 दिन पहले अगर देख लीजिए तो गया जैसे शहर में फिल्मी स्टाइल में एक टीनेज बच्चे को गोली मारा गया। ये तो कह रहे हैं कि इलेक्शन है तो इसलिए नहीं, इलेक्शन क्राइम बढ़ गया। आप बताइए, दलित बच्ची का बलात्कार होता है, उसको बेड तक मुहैया नहीं कराते, कह रहे इलेक्शन। और अब इनका हमेशा थोथा दलील होता है कि कोई ऐसा अपराधी है जी जिसको हमने नहीं पकड़ पाया। किसी की जान जा रही है, तो आप ये कह रहे हैं कि काउंटर कर लेगी आरजेडी जंगल राज को लेकर इसको काउंटर कर लेगी, महागठबंधन इसको काउंटर कर लेगी। आरजेडी को सत्ता में आने दीजिए, हम एक ऐसा मिसाल पेश करेंगे कि लाइन ऑर्डर क्या होता है, एक नजीर बनेगा पूरे देश में। जिस नैरेटिव के साथ आपने हमें बदनाम किया है उसका उल्टा देख लीजिएगा। संक्षेप में, क्योंकि चर्चा इसलिए ज़रूरी हो जाती है, हालांकि पर्सनली मैं बहुत ज़्यादा खुद एज जर्नलिस्ट मैं बहुत ज़्यादा समझ नहीं पाता हूँ, ना मैं समझना भी चाहता हूँ, लेकिन क्योंकि आप चुनाव में हैं, जिस प्रोफेशन में हैं, चर्चा करनी पड़ती है कई बार। प्रशांत किशोर, इसीलिए मतलब मैं लास्ट में ये सवाल कर रहा हूँ आपसे, प्रशांत किशोर को प्रधानमंत्री ने खारिज कर दिया कल। मैं उस पर आपका जस्ट एक रिएक्शन चाहता हूँ कि पूरे भाषण में नरेंद्र मोदी ने प्रशांत किशोर का नाम तक नहीं लिया। वो प्रशांत किशोर इसलिए आपके लिए भी थोड़ा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। देखिए क्या होता है, आप बहुत बढ़िया काम करते हैं ना, तो उसको बताने के लिए आपको बड़ा वक्त लगता है कि मैंने ये किया वो किया, और लोगों को कन्विंस करने में भी बड़ा दिक्कत आती है। लेकिन एक अगर बुरा काम आपने हो गया या कुछ भी निगेटिव चीज़ है तो वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलता है, उसका प्रचार प्रसार होता है। ये तो पढ़ाई को लेकर वो कहते हैं, हालांकि इसका मैं व्यक्तिगत रूप से मैं बताता हूँ डॉक्टर अनुज, मैं इंपॉर्टेंस नहीं देता, ना ये मुद्दा रहना चाहिए। खैर, प्रशांत किशोर इसको लेकर चुनाव, और इससे चुनाव वो कभी जीत भी नहीं सकते हैं, लेकिन उसी प्रशांत किशोर को प्रधानमंत्री ने खारिज कर दिया। इस पर थोड़ा छोटा सा रिएक्शन दीजिए, एक और सवाल करूंगा फिर वाइंड अप करें। नहीं, इसमें हम क्या बोल सकते हैं?
सभी की डिग्रियों पे सवाल खड़ा कर रहे थे, मोदी जी की डिग्री पे सवाल ही नहीं खड़ा किया, तो मोदी जी भी पूछना छोड़ दिए। इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ। दूसरी बात देखिए, सिर्फ खारिज करने की बात नहीं है प्रेम जी। सबसे पहली बात, मैं तो मेरे पास तो विद्यार्थी आते रहते हैं, विद्यार्थियों ने कहा कि सर उनके पास तो कार्यकर्ता ही नहीं है, सैलरी बेस्ड कार्यकर्ता है, सुना है कि दिवाली का बोनस भी नहीं मिला तो वो भी भाग गए। अच्छा, दिवाली का बोनस नहीं मिला है, कुछ बच्चे तो बता भाग रहे गए। हैं। अरे वाह। तो ठीक है, देखिए कोई भी पार्टी हो, वो कार्यकर्ता जो होते हैं ना, वो सैलरी का मोहताज नहीं रहता, दिल से काम करता है। हाँ, वो विचारधारा इमोशनल इमोशन के प्रति, अपने मुद्दा मामला के प्रति, नेता इमोशनल के होता है प्रति। जी। उनके पास तो कोई मुद्दा ही नहीं, कोई मुद्दा तो क्या आप देख ही रहे हैं क्या मुद्दा है। आप पार्टी नहीं, आप कॉर्पोरेट ऑफिस हाँ। चलाना चाहते हैं कि जैसे कॉर्पोरेट ऑफिस चलता है, बिल्कुल। आप उस तरीके से चलाना चाहते हैं, तो वो संभव नहीं है। अंतिम सवाल मुझे लगता है कि जिन विषयों को और जिन सवालों को मुझे पूछना चाहिए था वो सवाल मैंने पूछा, लेकिन एक सवाल बड़ा वो है, क्योंकि पर्सनली मन कहीं पर आप देखेंगे डॉक्टर अनुज, मैंने एक मुहिम छेड़ रखी है, और वो मुहिम ये है कि ज्योति सिंह का आपने नाम सुना होगा, ये पवन सिंह की पत्नी है जो काराकाट से चुनाव लड़ रही है, निर्दलीय चुनाव लड़ रही है, और इनके सपोर्ट में पवन सिंह नहीं है। पूरा मामला इतिहास सब लोग जानता है, कैसे पति पत्नी में तलाक का मामला चल रहा है, और पवन सिंह उसमें किस तरीके से इन्वॉल्व थे नहीं थे। लेकिन अब ज्योति सिंह अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रही हैं। वो ज्योति सिंह नहीं, आप समझिए को एक महिला को रिप्रेजेंट कर रही हैं कि ऐसे हालात में एक महिला अपने पांव पर कैसे खड़ी हो सकती है, और एक सिंबॉलिक जो कहते हैं ना लड़ाई, वो है। तो इसलिए मेरा सपोर्ट थोड़ा वो है, और मैं उसके सपोर्ट में थोड़ा चल रहा हूँ। ये मैंने अपनी बात आपको कही। वो पवन सिंह जो गायक है या जो बीजेपी में है वो? जी 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 जी, वही वही वही। अच्छा, बीजेपी, क्योंकि अगर बीजेपी में अगर हुए तो राजनीतिक व्यक्ति हैं। मैं बताता हूँ आपको, हाँ राजनीतिक व्यक्ति, हाँ। मैं बताता हूँ। और क्या नाम है, खेसारी लाल यादव जो छपरा से चुनाव लड़ रहे हैं, वो आज से नहीं पहले से ही कहते रहे कि ज्योति भाभी को हम समर्थन करेंगे, क्योंकि वो एक ही फेटर्निटी से आते हैं। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से खेसारी लाल यादव भी है जो आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, आप ही की पार्टी से, और पवन सिंह क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री से आते हैं, एक पावर स्टार हैं, एक ट्रेंडिंग स्टार हैं। देखिए, ठीक है, अब क्या है कि ज्योति सिंह वहाँ पे चुनाव लड़ रही है, निर्दलीय लड़ रही हैं। दो बड़े गठबंधन है वहाँ पे, एक महागठबंधन और एनडीए। एनडीए से महाबली सिंह है, अरुण सिंह सीपीआई-एमएल से लड़ रहे हैं। आप ये बताइए कि ज्योति सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं, किस तरीके से इस पूरे मामले को देखते हैं? और एक महिला के नाते आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि जो उनके साथ हुआ और जो अब होने जा रहा है, या जो लड़ाई लड़ रही है, इसको कैसे देखते हैं, और आप क्या इस बारे में सोचते हैं? अपनी राय थोड़ा मुझे बताइए। आप एक बड़े पार्टी के बड़े प्रवक्ता हैं, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, ये मैं पार्टी की बात नहीं है। देखिए, कोई भी संवेदनशील इंसान हो, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे खेसारी जी हों, जो महिला के साथ जो हिंसा की वारदात हो रही हैं, जो व्यवहार हो रहा है, उसका विरोध में तो हर कोई रहेगा ना। और बीजेपी का एक चरित्र रहा है, वो सामंती मानसिकता है, महिलाओं का ना सम्मान करेंगे, ना दलितों का सम्मान करेंगे, ना सामाजिक न्याय की अवधारणा में विश्वास करते हैं। अब खुद सोचिए, ज्योति जी एक महिला हैं, मैं एज ए महिला ही उनको बिहेव करता हूँ। उनके साथ जो घटनाएं घटी, जो घरेलू हिंसा को शिकार हुई हैं, और जो सामाजिक प्रताड़ना और आर्थिक नुकसान उनका हुआ है, उस पर तो है जो कि बिल्कुल कहा जा सकता है कि बीजेपी में जो शामिल लोग हैं वो लोग ऐसा कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते हैं तो वो कभी बीजेपी का कोई ऐसा वक्तव्य आया क्या कि इस महिला के साथ गलत हो रहा है? जो मुख्यमंत्री नहीं आया था वक्तव्य, उन्होंने कहा पारिवारिक मामला है और इसमें क्या ही कहा जा सकता है। और पवन सिंह क्योंकि चुनाव लड़ने आए थे, उन्होंने विड्रॉ कर लिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, वजह उन्होंने कुछ नहीं, पारिवारिक मामला कह करके उसको अधिकार कौन दिलाएगा, उसको न्याय कौन दिलाएगा? अब उसका पल्ला झाड़ देंगे क्या? जहाँ से न्याय मिलने की उम्मीद, उसको अपने पार्टी में समाहित किए हुए हैं, उसको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। तो खैर, हम ये बिल्कुल पारिवारिक मुद्दा के साथ साथ एक सामाजिक मुद्दा है, महिला विमर्श का मुद्दा है। अब नीतीश कुमार कहते हैं महिला सशक्तिकरण, खेसारी लाल यादव समर्थन कर रहे हैं। देखिए, आम एज ए पॉलिटिशियन छोड़ दीजिए, तो आम, हाँ पर्सनली कह रहे हैं कि मैं पर्सनली ज्योति सिंह के साथ हूँ, और वो चाहते हैं कि वहाँ से वो चुनाव जीते, क्योंकि महिला प्रताड़ित है, उस महिला का सम्मान होना चाहिए। हालांकि उन्होंने कहा साथ में कि महागठबंधन से भी कोई कैंडिडेट वहाँ पे चुनाव लड़ रहा होगा, लेकिन क्योंकि वो भाभी हैं, पहले से हमारा संबंध है, मैं व्यक्तिगत रूप से चाहता हूँ कि वो वहाँ से चुनाव जीते। प्रेम जी, आपसे मैं सवाल करता हूँ, अगर किसी भी महिला के साथ इस तरह की घटना घटती है, क्या आप साथ नहीं देंगे? जरूर। ऐसे संवेदनशील इंसान तो महिला का साथ देगा ना, जिसके साथ गलत हो रहा है, जिसकी सामाजिक हैसियत खराब हो रही है, जिसका आर्थिक नुकसान हो रहा है। कहाँ जाए? जिल्लत झेल रही है, ये तो अधिकार की बात है ना। तो कोई भी आदमी उनका साथ दे सकता है, कोई भी आदमी उनका साथ दे सकता था। आरजेडी इस बार बिहार के चुनाव में बहुत बढ़ चढ़कर और पूरे इंटरेस्ट के साथ कहते हैं, हालांकि हर चुनाव इंटरेस्ट के साथ ही लड़ता है, लेकिन इस बार जो
तेजस्वी यादव चुनाव लड़ रहे हैं, वो अपने आप को झोंक के, जिसको कहते हैं ना, झोंक के रखा हुआ है। टीम जो उन्होंने बनाई है, टीम भी इस बार बहुत आक्रामक है। ये 2-3 प्रवक्ता हैं, जिसमें से एक डॉक्टर अनुज भी हैं। इन्होंने अपनी बातों को तमाम नेशनल इंटरनेशनल मीडिया में अपनी बातों को, पार्टी की बातों को, विचारों को तरीके से रखा है, और कैसे आगे बिहार को लेकर जाना है, क्या प्लान है इनका, एजेंडा क्या है, बखूबी बता रहे हैं। और तेजस्वी यादव भी तमाम तरह के इंटरव्यू दे के मंच से अपनी बातों को रख रहे हैं। आज इसलिए मैंने सोचा कि एक डॉक्टर अनुज को मैं बिठाकर इनका इंटरव्यू करूं, और जो 4-5 बड़ी चीज़ें थी, जो बड़ी बिंदुएं हैं, उन पर बात करूं, और इन पर खुलकर इन्होंने बताया कि क्या क्या पार्टी सोच रही है, पार्टी का एजेंडा क्या है। चाहे वो वादे हो, वादे मतलब नौकरी जो देने की बात कर रहे हैं 3.25 करोड़ लोगों को, चाहे वो गतिरोध हो, चाहे वो सीएम चेहरा हो या डिप्टी सीएम चेहरा हो। और 2 बड़ी बातें जो है, जिसको मैं लास्ट में इसलिए कह रहा हूँ कि आपको याद रह जाए ये बात। और आज ये मनकही पे आप सुन रहे हैं, सबसे पहली बार आरजेडी की तरफ से कोई बयान आया है। राष्ट्रीय प्रवक्ता ने बयान दिया है। डॉक्टर अनुज पढ़े लिखे प्रोफेसर हैं, यूनिवर्सिटी पढ़ाते हैं, बहुत सोच समझ कर कहा है कि 3 डिप्टी सीएम बनेंगे अगर आरजेडी की सरकार बनती है, महागठबंधन की सरकार बनती है। 3 डिप्टी सीएम बनेंगे। एक अनाउंसमेंट हो गया है, इन्होंने घोषणा कर दी है उसकी। 2 और बनेंगे, और इन्होंने कहा कि अरे आपको क्या पता है, सब तय हो गया है, तय करके हम चल रहे हैं। होमवर्क हमारा बहुत टाइट रहता है, तो होमवर्क हमने कर लिया है। और उस होमवर्क में बता रहे हैं कि जिस मुस्लिम चेहरे को लेकर सवाल उठाया जा रहा है, वो सवाल रहेगा ही नहीं, क्योंकि एक डिप्टी सीएम मुस्लिम समाज से और दूसरा दलित समाज से होने वाला है। ये हेडलाइन है पूरे इंटरव्यू का।